तो चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जिक्र उस किरदार के नाम का जिसका राजश्री प्रोडक्शन से बेहद पुराना नाता है, वो है प्रेम। ये बताइए, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, इतना हिंट तो देना ही नहीं था, ये पूछना ही सवाल था खुशी कोई नहीं, अभी भी देखिए ना, आगे देखिए। ये सवाल खुशी नहीं, इसीलिए मैंने पूछा। बताइए क्या ये किसने कहा था? दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, प्रेम ने कहा था। प्रेम कौन है? प्रेम? सलमान। और ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से पता चलेगा। सलमान खान ने इतनी सारी मूवीज की, कैसे पता चलेगा? प्रेम ही था, ये तो मुझे भी नहीं पता कौन सी फिल्म का। ओहो, उनकी पहली फिल्म मैंने प्यार किया, which was a super duper hit film, और यहीं से प्रेम के नाम की शुरुआत होती है। इसलिए मैंने आपको कहा था अभी रुकिए, अभी क्लाइमेक्स आना बाकी है, उधर नहीं पता होगा। तो देखिए, हम जानते हैं प्रेम यानी कि सलमान खान, लेकिन अब ये प्रेम पर्दे पर बदलने वाला है। क्या होने वाला है खुशी, आप बताइए। तो देखिए, खबर ये है कि मशहूर फिल्ममेकर सूरज बड़जात्या ने अपने अगले फैमिली ड्रामा के लिए नया प्रेम खोज लिया है। तो सलमान की जगह कौन एक्टर अब इस फेमस किरदार को निभाएगा, चलिए बताते हैं। क्या 10 साल बाद बॉलीवुड को मिल गया है नया प्रेम? क्या पुराने प्रेम की जगह लेने वाला है राजश्री का नया प्रेम? यूं तो किसी नाम पर किसी एक शख्स का अधिकार नहीं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास गवाह है कि पर्दे पर कुछ नाम किसी खास शख्स की शख्सियत भी बन गए हैं। ऐसा ही एक नाम है प्रेम। राजश्री और प्रेम यानी सलमान खान का नाता उतना ही पुराना है जितना पुराना सलमान खान का फिल्मी करियर है। 1989 में आई फिल्म मैंने प्यार किया से बॉलीवुड को प्रेम मिला। फिल्म सुपरहिट साबित हुई और प्रेम पर्दे पर सलमान खान की पहचान बन गया। तब से लेकर हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2015 में आई फिल्म प्रेम रतन धन पायो। राजश्री प्रोडक्शन के बैनर तले इन सभी फिल्मों में दो चीजें कॉमन रहीं, एक प्रेम, दूसरे सलमान खान। इन सभी फिल्मों में सलमान खान का नाम प्रेम था और ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रहीं। पूरे 26 साल तक सलमान खान ने प्रेम के नाम से फैंस के दिलों पर राज किया। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजश्री प्रोडक्शंस को अब नया प्रेम मिल गया है। सलमान खान की जगह आयुष्मान खुराना ने ले ली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो राजश्री प्रोडक्शंस के मालिक सूरज बड़जात्या को आयुष्मान खुराना के रूप में नया प्रेम मिल गया है। एक इंटरव्यू के दौरान सूरज बड़जात्या ने कहा कि एक रोमांटिक कॉमेडी है, इसमें आयुष्मान प्रेम का किरदार निभाएंगे। दिसंबर में शर्वरी वाघ शूटिंग से जुड़ेंगी और अनुपम खेर भी कास्ट का हिस्सा होंगे। इसकी शूटिंग इस नवंबर में शुरू कर रहा हूं। हालांकि अभी इस फिल्म पर बात करना जल्दबाजी होगी। फिलहाल फैंस को थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन यकीन मानिए घोषणा जल्द होने वाली है। तो वो दिन दूर नहीं जब सूरज बड़जात्या खुद बॉलीवुड के नए प्रेम को इंट्रोड्यूस करेंगे। सूरज की ये पारिवारिक फिल्म इस साल के आखिर तक फ्लोर पर जाएगी और 2026 की दूसरी छमाही में इसके रिलीज होने की उम्मीद है। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी कि सूरज बड़जात्या का नया प्रेम बॉलीवुड का स्थायी प्रेम रहेगा, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार सूरज बड़जात्या एक और नई कहानी पर काम कर रहे हैं और ये कहानी सलमान खान को जहन में रखकर लिखी जा रही है। सूरज बड़जात्या के मुताबिक हम दोनों एक कहानी पर काम कर रहे हैं। सलमान खान की उम्र के हिसाब से स्क्रिप्ट प्लान करनी पड़ रही है, क्योंकि समय के साथ साथ प्रेम को मैच्योर लव स्टोरी में दिखाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो फैंस को प्रेम के रूप में सलमान की वापसी जल्द दिखेगी। जाहिर सी बात है, सलमान खान के उन फैंस के लिए ये बात किसी सौगात से कम नहीं जो उन्हें फिर से प्रेम के रूप में पर्दे पर देखना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए फिल्मी एक्शन के बाद बात उस एक्शन की भी कर लेते हैं जो जिंदगी बचाने के लिए उत्तराखंड में लगातार जारी है। यहाँ आपदा के बाद इलाके में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जिंदगी की तलाश में सेना और बचाव एजेंसियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हवा से लेकर जमीन तक चप्पे चप्पे को तलाशा जा रहा है। यही नहीं, जो पुल सैलाब में बह गया था उसे भी सेना ने खड़ा कर दिया है।
उत्तराखंड की हर्षिल घाटी में युद्ध स्तर पर बचाव और राहत अभियान लगातार चल रहा है। यहाँ पर सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों के जवान और कर्मचारी निरंतर बचाव राहत कार्य में जुटे हुए हैं। ये तस्वीरें हर्षिल घाटी की धराली से उस इलाके से हैं जिसकी सूरत 7 अगस्त को आई आपदा ने बदल कर रख दी। अब यहाँ पर बड़ी चुनौती बचे हुए लोगों की तलाश और उन्हें राहत मुहैया कराना है, क्योंकि अब तो यहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल है। अब सेना की पैरा ब्रिगेड ने यहाँ पर मोर्चा संभाला है और ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि जरूरतमंद लोगों को राहत सामग्री की सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। मल्टी स्केल एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जिसमें रेस्क्यू, रिलीफ, सर्च और उसके साथ साथ सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है कि रोड कनेक्टिविटी को बनाए रखा जाए। और अगर रोड कनेक्टिविटी नहीं है तो इतनी सुविधाएं जरूर हों कि कम से कम जो आपूर्ति है, जिसकी जरूरत है वहां पर धराली में, वो लगातार जाती रहे। और इसीलिए पैरा ब्रिगेड की तैयारी आप हर्षिल में देख रहे हैं। इस सिलसिले में हर्षिल से धराली को लगातार जोड़े रखने के लिए सेना की पैरा ब्रिगेड ने खास तैयारी की है। इस पूरे इलाके में सामान्य तरीके से आवाजाही फिलहाल मुश्किल है। ऐसे में खाने पीने के सामान और दूसरी जरूरी सामग्री की सप्लाई जारी रखने के लिए यहाँ पर रोपवे जैसा जिप लाइन तैयार किया गया है। ये एक एरियल रोपवे बनाया जा रहा है, आमतौर पर जिसे आप जिप लाइन की तरह समझते हैं। तो यहाँ पर पेड़ों से कैंप से एक हिस्से से लेकर के अगले हिस्से तक ये जो पैरा ब्रिगेड के जवान हैं वो एक एरियल रोपवे बना रहे हैं। अब इसका काम दरअसल क्या होगा, अगर मान लीजिए दोबारा यहाँ कोई बाधा आती है, फिर कोई आपदा, चूंकि मौसम यहाँ लगातार बिगड़ते रहता है, तो सप्लाई लाइन जो इसेंशियल्स हैं, आपका खाना है, राहत सामग्री है, दवाइयाँ हैं, या इसके अलावा बिजली रिस्टोरेशन है, हर वो जरूरत की चीजें जो आपको धराली पहुंचानी है वो इस जिपवे से, दूर के हिस्से से वहां से बांधा जा रहा है, उसे स्लाइड करके यहाँ लाया जा सकेगा। ये एक हिस्सा हो गया। इसी के साथ साथ इसके दूसरे हिस्से में, चूंकि यहाँ पर जो ट्रैक है, मोटरेबल ट्रैक है, वो पूरी तरह दब चुका है मलबे में, और वो मलबे के साथ साथ पीछे जलाशय है, तो यहाँ दूसरे हिस्से में भी एक जिपलाइन और तैयार की जा रही है। इतना ही नहीं, सेना के हेलीकॉप्टर्स के जरिए भी लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर की ये उड़ान राहत का पैगाम लेकर आई है। इस हेलीकॉप्टर के जरिए मेडिकल इमरजेंसी में एक महिला को वायुसेना ने मदद मुहैया कराई। गर्भवती महिला को तत्काल मदद की जरूरत थी, तो उसे इस हेलीकॉप्टर के जरिए हर्षिल से धरासू लाया गया। धराली से अब तक 1300 से ज्यादा लोगों को बचाकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है, जबकि मलबे में लोगों की तलाश के लिए 10 खोजी कुत्तों की मदद ली जा रही है। वहीं जगह जगह ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार की मदद से मलबे में मिशन जिंदगी जारी है। इसके लिए जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से 5 उपकरण लगाए गए हैं, जबकि सेना की ओर से ऐसे 2 उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पीछे भी आप देख रहे हैं कि रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है, और डॉग्स और डिगिंग पार्टीज जहां पे रडार और डॉग इंडिकेट करते हैं वहां पे खोद के उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार है जो कि ज़मीन में दबे हुए कोई इंसान हो या कोई इलेक्ट्रॉनिक हो या कोई मेटल पार्ट हो, उसको पहचानता है, और इसकी मदद से हमें एक अंदाज़ा मिलता है कि हम कहाँ पे अपना रेस्क्यू का एफर्ट फोकस करें, ताकि अगर कोई दबाव उसे जल्दी जल्दी निकाला जा सके। इसके अलावा सेना के चीता हेलीकॉप्टर के जरिए पूरे इलाके का लेजर लाइट्स के जरिए LIDAR सर्वे भी किया गया है। इसके जरिए 3D मॉडलिंग से प्रभावित इलाकों में तलाशी अभियान में और तेजी लाई जा सकेगी। वहीं वायुसेना की चिनूक, MI-17 ALH और उत्तराखंड सरकार के हेलीकॉप्टर भी लगातार उड़ान भरकर रेस्क्यू ऑपरेशन को रफ्तार दे रहे हैं। 1000 से ज्यादा जवानों और कर्मचारियों को यहाँ रिलीफ ऑपरेशन में लगाया गया है। उत्तराखंड पुलिस ने भी अपनी अतिरिक्त टीमें धराली भेज दी है, जो बचाव राहत में मदद कर रही है। इसी के साथ साथ अभी इंडियन आर्मी जो हमारे पीछे जंगल है उसमें से एक एनिमल ट्रैक बना रही है, ताकि अगर रोड खुलने में जैसे समय लग रहा है तो हमारे एनिमल्स सप्लाई यहाँ पे शुरू कर सकें। और उसके साथ हमने कम्युनिकेशन का एक डेट इस्टेब्लिश किया है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का, और मेडिकल टीम्स यहाँ पे लगी हुई हैं। इससे पहले कल बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने नेशनल हाईवे 34 पर तबाह हुए
लिमची घाट पुल की जगह 100 मीटर लंबा बेली ब्रिज बनाने में भी कामयाबी हासिल की, जो इस इलाके में बचाव राहत के लिए बड़ी लाइफलाइन साबित हो सकती है। धराली से आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब बात जश्न आज़ादी की, जिसका रंग अभी से शहर शहर नजर आने लगा है। 15 अगस्त से पहले पूरे देश में तिरंगा यात्रा की रौनक देखने को मिल रही है। सूरत से दिल्ली और दिल्ली से चंडीगढ़ तक हर घर तिरंगा लहरा रहा है। अब साल दर साल ये इवेंट एक भव्य समारोह में तब्दील होता जा रहा है। और देखिए, गुजरात में तो इस साल तिरंगा यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली जाएगी। यहाँ 26 जनवरी की तरह भव्य समारोह हुआ, जिसमें पुलिस बैंड और पुलिस के मार्चिंग दस्ते ने हिस्सा लिया। वहीं दिल्ली और चंडीगढ़ में तिरंगा रैली में युवाओं का अलग ही नजारा देखने को मिला। ये खूबसूरत नजारा डायमंड नगरी सूरत का है, जहां स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने तिरंगा लहराकर एकजुटता का परिचय दिया, जबकि यात्रा में शामिल स्केटिंग करते छोटे छोटे बच्चों ने तो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया। आज सूरत शहर के नागरिकों ने साथ में मिलकर देशभक्ति के नाम पे एक नया इतिहास बनाया है। हजारों की संख्या में लोगों ने मां भारती के नारे लगाते लगाते ये तिरंगा यात्रा में भाग लिया। गुजरात पुलिस के अलग अलग दस्तों ने मार्च किया, जिसमें महिला जवानों का दस्ता भी शामिल रहा। फिर जैसे ही देशभक्ति धुन बजाता पुलिस का बैंड आया, तो सभी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इस इवेंट में हाईटेक हो चुकी गुजरात पुलिस का वाइब्रेंट अंदाज भी नजर आया। तिरंगा यात्रा के लिए पूरे सूरत को दुल्हन की तरह सजाया गया था। चंडीगढ़ भी देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है। वहां युवाओं की टोली हाथों में तिरंगा लेकर निकली तो देखने वाले देखते रह गए। यहाँ ह्यूमन चेन बनाकर लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। देशवासियों में एक देशभक्ति की भावना जताने का, देश में एक लहर चलाने के लिए हमारी तरफ से एक मुहिम निकाली गई है, जिसमें हम देशभक्ति की लहर पूरे देशवासियों में लगा सकें। दिल्ली में भी स्वतंत्रता दिवस को लेकर लोगों में उत्साह है। बाइक पर तिरंगे लगाकर लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। बड़ी संख्या में युवा शक्ति इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भी ओडिशा के पुरी में समंदर किनारे एक बेहद सुंदर सैंड आर्ट बनाई। अपनी इस आर्ट में उन्होंने हर घर तिरंगा थीम को दर्शाया, जिसमें हर एक मकान पर तिरंगा लहराता दिख रहा है। तिरंगा 3 रंगों से बना झंडा मात्र नहीं है, बल्कि देश को एकता में पिरोने का रक्षा सूत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 15 अगस्त पर हर साल की तरह इस साल भी दिल्ली के लाल किले पर भव्य कार्यक्रम होगा, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है। इसी स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए देश भर की लखपति दीदियों को भी आमंत्रण किया गया है, जो खुद आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ दूसरों को रोजगार भी दे रही हैं। और देखिए, ये लखपति दीदियां सभी महिलाओं के लिए एक मिसाल हैं। अब दिल्ली से न्योता आने के बाद वो इस समारोह में शामिल होने की तैयारी में जुट गई हैं। ये लखपति दीदियां हैं, जिन्हें 15 अगस्त पर खास सम्मान मिलने जा रहा है। इनमें यूपी के मिर्जापुर से शशिबाला सोनकर, भदोही से संतोषी, तो फतेहपुर से लक्ष्मी देवी और कांति देवी शामिल हैं। दरअसल ये सभी देश भर की उन लखपति दीदियों में शामिल हैं, जिन्हें दिल्ली में होने वाले स्वतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने का न्योता मिला है। ये लखपति दीदियां लाल किले पर उस समय मौजूद रहेंगी जब प्रधानमंत्री मोदी ध्वजारोहण करेंगे। इन सभी लखपति दीदियों को समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है।
मिर्जापुर कछवा के छोटी बरेनी की रहने वाली शशि बाला आज महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई हैं। उन्होंने 15 लोगों को रोजगार दिया है। लोन और सरकारी मदद से पैसा जुटाकर उन्होंने घर पर ही नमकीन की फैक्ट्री लगाई है। अब शशि बाला सोनकर का सपना है कि वो अपने इस ब्रांड को देश में बड़ा नमकीन ब्रांड बना सके। हमने बहुत संघर्ष किया, हम क्या क्या बता नहीं सकते हैं। तो हाँ, हम दीदियों से यही कहेंगे कि जो है हारना नहीं चाहिए, कभी कभी किसी भी मुश्किल में हारना नहीं चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम ये कर रहे हैं, होगा कि नहीं होगा। जब हम हिम्मत रखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। लखपति दीदी शशि बाला सोनकर की तरह ही भदोही के संतोषी और आरती को भी 15 अगस्त के लिए लाल किले आने का न्योता मिला है। संतोषी ये निमंत्रण पाकर गौरवान्वित महसूस कर रही हैं और दिल्ली जाने की तैयारी में जुट गई है। संतोषी 12वीं तक पढ़ी है। 1 साल पहले संतोषी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से स्व सहायता समूह से जुड़ी और समूह से लगभग 1.5 लाख का ऋण लेकर उन्होंने साड़ी का व्यवसाय शुरू किया। देखते ही देखते संतोषी की मेहनत और संघर्ष से उनका व्यवसाय बड़ा होता गया। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत गर्व की बात है कि हम वहाँ पे जा रहे हैं। मुनाफा तो हमारा हो जाता है, अभी तो 1 साल हुए नहीं है, अगले मंथ में हो जाएंगे। लमसम हमारा 1.5 तक हो जाता है। मतलब बिजनेस आपका कैसा चल रहा है? बिजनेस हमारा अच्छा चल रहा है। आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत खुशी हो रही है, हमको बेहद अच्छा लग रहा है और हम सोच रहे हैं कि आगे तक अपना बिजनेस अपना बढ़ाते रहें। इसको बढ़ाना भी चाहते हैं और चलाते भी रहें। राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़ी फतेहपुर की 2 लखपति दीदियां भी सभी के लिए मिसाल बन गई हैं। लखपति दीदी लक्ष्मी देवी और कांति देवी दूध कारोबार से जुड़ी हैं। उनके मुताबिक इससे उन्हें काफी अच्छी आय हो रही है। मुझे दिल्ली जाने का मौका मिला। 15 अगस्त में लाल किले में मुझे एक अतिथि के रूप में चुना गया है, जो कि मैंने कार्य अच्छा किया था तो मुझे बुलाया गया। मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज 15 अगस्त में मुझे प्रधानमंत्री जी के पास जाने का मौका मिला। सौभाग्य की बात है। इसलिए मैंने पहले पशुपालन किया, उसके बाद मैंने उसी पशुपालन के पैसे से पढ़ाई शुरू की। तो इधर घर का भी काम और पशुपालन दोनों साथ में करते गए हम। मेरा BSc भी फाइनल हो गया। इधर पशुपालन के कार्य से मुझे डेयरी में चेयरमैन के पद पर कार्यरत होने का एक मौका मिला। यकीनन सरकार की ये योजनाएं देश के कोने कोने में आत्मनिर्भरता की एक नई अलख जगाए हुए हैं। लिहाजा स्वतंत्रता दिवस और दूसरे कार्यक्रमों में लखपति दीदियों का न्योता देने की पहल भी वाकई शानदार है। भदोही से महेश जायसवाल, मिर्जापुर से सुरेश कुमार सिंह और फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां हर जगह शुरू हो चुकी हैं। गुंजन, आप तो वहीं से आती हैं, कैसी तैयारियां वहां पर घर घर में होती हैं? वहाँ पर मतलब हम, जैसा मैंने पहले भी बताया, हमारे यहाँ पर भगवान को भगवान से ज़्यादा घर के बच्चे की तरह देखा जाता है। तो जैसे हम बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं वैसे करते हैं हम। ढेर सारे पकवान बनाते हैं और शाम के वक्त जब कृष्ण जन्म होता है, जन्मभूमि में तो अलग तरीके से होता है और घर में खीरा बनाया जाता है जिसमें स्पेस बनाया जाता है और लड्डू गोपाल को पहले रख देते हैं। अच्छा। और उसके बाद लाल कपड़े से उसे ढक के ठीक 12 बजे उसको खोलते हैं। तो ऐसा मानते हैं कि वो मतलब जन्म ले रहे हैं उस वक्त। तो ऐसी मान्यता, ऐसा घर घर में होता है। खुशी, आप क्या करेंगी? जन्माष्टमी में बहुत मजा आता है क्योंकि 12 बजे जब कृष्ण जी का जन्म होता है तब उनको झूला झुलाओ और वो पूरा सेलिब्रेशन ही एक अलग तरीके का माहौल होता है। फास्ट होगा आपका तो उस दिन? फास्ट, हाँ, मैं कोशिश करती हूँ रखूँ, बाकी ऑफिस उस दिन तो होता ही है, लास्ट टाइम भी था। हाँ। आपका?
मेरा तो होता ही है। और हमारा जो जन्माष्टमी वाला दिन होता है ना, हमारे परिवार का सबसे व्यस्त दिन होता है। अच्छा। आप ये मानिए कि उस दिन सुबह से लेकर रात तक, जब तक जन्म नहीं हो जाता, इतनी तैयारियां होती है, इतने भजन होना, सब कुछ होना, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। इस बार मैं आपको दिखाऊंगी, सच में तस्वीरें दिखाऊंगी, तब आपको यकीन होगा कि क्या क्या होता है। हमें आपकी बातों पे भी पूरा यकीन है, ऐसा नहीं वीडियो देख करके। तो चलिए आपको दिखाते हैं तैयारियां कैसी है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए मथुरा में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बार भगवान श्री कृष्ण का 5252वां जन्मोत्सव ऑपरेशन सिंदूर और सनातन के लिए समर्पित होगा। भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर पूर्णावतार में सिंदूर पुष्प बंगला में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। गर्भगृह का कायाकल्प करके रजत मंडित गर्भगृह 251 किलो चांदी से विशेष रूप से निखारा गया है। इसी के समीप राजराजेश्वरी अष्टभुजी मां योग माया मंदिर को भी 51 किलो चांदी से भव्य रूप प्रदान किया गया है। कि ऑपरेशन सिंदूर से प्रेरित प्रेरणा लेकर भगवान श्री कृष्ण के पुष्प बंगले का नाम सिंदूर दिया है। करोड़ों करोड़ भगवान श्री कृष्ण के भक्त जो स्वयं दर्शन करने पधारे वो तो आनंद लेंगे ही, जो संचार के विभिन्न माध्यमों से सिंदूर पुष्प बंगले में विराजमान श्री ठाकुर जी के दर्शन करेंगे तो वह गौरवान्वित होंगे। उस आध्यात्मिक आनंद से गौरवान्वित होंगे, उस ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम से गौरवान्वित होंगे श्री ठाकुर जी की कृपा से, और निश्चित रूप से उनके आनंद में अतुलनीय वृद्धि होगी। जन्माष्टमी पर 16 अगस्त को सुबह 5:30 बजे भगवान के मंगला आरती के दर्शन होंगे। इसके बाद सुबह 8 बजे पंचामृत अभिषेक होगा। 9 बजे पुष्पांजलि, रात 11 बजे श्री गणेश नवग्रह पूजन से जन्मोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। इसी दौरान भगवान के प्राकट्य पर अभिषेक कराया जाएगा। मध्य रात्रि में महाआरती होगी। ठाकुर जी सुबह 5:30 बजे से रात्रि 2 बजे तक अपने भक्तों को दर्शन देंगे। इस बार जन्माष्टमी एक रहेंगे नेक रहेंगे के संकल्प के साथ मनाई जाएगी। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, कान्हा के स्वागत की तैयारियां तो दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में भी खूब हो रही हैं। कहीं पूरे मंदिर को सजाया संवारा जा रहा है तो महिलाएं भी रंग बिरंगे और खुशबूदार फूलों की माला बना रही हैं। हमारी सहयोगी मनीषा लड्डा ऐसी कुछ श्रद्धालुओं के उत्साह और भक्ति की तस्वीरें दिखा रही हैं। देखिए आप भी। उन रंग बिरंगे फूलों की जिनसे मालाएं जो है वो तैयार की जा रही है और भगवान श्री कृष्ण को जो है उन्हीं मालाओं से सजाया जाएगा। और आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ महिलाएं नजर आएगी कि किस तरीके से वो सेवा में लगे हुए हैं। आप ये बताइए पहले कि इतनी खूबसूरत माला आप कब से बना रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से। अच्छा, आज जो माला बना रहे हो कब से आपने शुरुआत करी बनाने? मेरे को 2022 से शुरू किया। कितना समय लगता है एक माला को तैयार करने में? एक माला ये बनाते हैं, अगर कोई हमारी हेल्प करने आता है तो ठीक है, नहीं कोई आता है तो हम लक्ष्मी जी की बनाते हैं, प्रहलाद जी की बनाते हैं, तुलसी। 4 माला हमको बनानी है। कितने घंटों में बनती है? कभी कभी डेढ़ भी बज जाता है। 1:30 भी बज जाता है। आप कब आए थे सुबह? सुबह में आज 10:30 बजे आए। 10:30 बजे आए। तो और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ बुजुर्ग महिलाएं दिखेगी जो मालाएं रेडी कर रही है। किसी का साथ मिल जाए तो बेहद खुशी की बात है, वरना इनको किसी की साथ की जरूरत नहीं है, सिर्फ आस्था और भक्ति होनी चाहिए। और उससे इस तरीके की खूबसूरत मालाएं जो है वो बनाई जा रही है। जन्माष्टमी का पर्व बेहद नजदीक है, उस दिन के लिए भी बड़ी तैयारियां जो है वो की जा रही है। हाँ, जन्माष्टमी का तैयारी करा जा रही है। जन्माष्टमी में अलग से और फूल आएगी, बहुत और बढ़िया बढ़िया अच्छी माला बनाएगी। बहुत अच्छी माला बनाएंगे। और आप देख सकते हैं कि अभी से आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ कि किस तरीके से कितनी खूबसूरत मालाएं जो है वो बना रही है। यहाँ सभी महिलाएं आपको नजर आएंगे जो सुबह 10 बजे से यहाँ पे आए हुए हैं और लगातार मालाएं जो है वो बनती जा रही है। अच्छा, 8 बजे से आए हुए, सुबह 8 बजे से लोग आए हुए हैं। कितनी मालाएं अभी तक बना चुके हो आप? सारी बन गई हैं। सारी बन गई। हाँ। खुशी आ गई है। जन्माष्टमी भी बहुत पास है, उस दिन कितनी मालाएं बनानी होगी? उस दिन तो पता नहीं कितना माला बनेगी, तो हम बोल नहीं पाएंगे, झूठ क्यों बोलें। तो हर चेहरे पर जो है वो भक्ति
की चमक है, मन में ढेर सारी आस्था है और सुबह से ये लोग जो है सेवा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा के लिए फूलों की माला तैयार की जा रही है और इसी भक्ति ने जो है पूरे इस्कॉन मंदिर को जो है और भी ज्यादा रौनक जो है वो उनकी बढ़ा दी है। देखिए, दशहरा आने में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन हाथियों की आवभगत के साथ ही मैसूर में दशहरा महोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बार भी इसकी जोरदार तैयारियां हो रही है। मैसूर दशहरे के लिए 9 राजसी हाथी राजमहल पहुंच चुके हैं। मैसूर पैलेस पहुंचने पर गजराज का शाही अंदाज में स्वागत किया गया। पूरे विधान के साथ उनकी पूजा की गई। हाथियों की मंगला आरती हुई। इस दौरान लोगों ने भजन भी गाए। मैसूर दशहरा की चर्चा देश ही नहीं दुनिया भर में होती है। यहाँ विजयादशमी के दिन हाथियों का जुलूस देखने के लिए जगह जगह से लोग पहुंचते हैं। अद्भुत रोशनी से नहाए इस उत्सव की आभा किसी का भी मन मोह लेगी। पारंपरिक रंगों से सराबोर ये पर्व कर्नाटक के धार्मिक सांस्कृतिक वैभव का प्रतीक है। शाही ठाट बाट और उस पर आस्था का सैलाब देखते ही बनता है। इसी के साथ कर्नाटक में मैसूर दशहरे की तैयारियों की शुरुआत हो गई है। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है और यहाँ हर साल ये उत्सव इसी तरह शाही अंदाज में मनाया जाता है। महीनों पहले इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं और इस साल भी इस उत्सव की तैयारियों में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही है। मैसूर दशहरे के लिए 9 राजसी हाथी राजमहल में पहुंच चुके हैं। मैसूर पैलेस पहुंचने पर गजराज का भव्य स्वागत किया गया। विधान से पूजा की गई। हाथियों की मंगला आरती की गई। इस दौरान लोगों ने भजन भी गाए। इस साल 26 सितंबर से नवरात्र की शुरुआत हो रही है और मैसूर में नवरात्रि की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। 21 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव में शीर्ष भारतीय संगीतकार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देने वाली पहल शामिल होंगी और मुख्यमंत्री की उच्चाधिकारी प्राप्त समिति भव्य उद्घाटन को अंतिम रूप देगी। आपको बता दें कि हर साल दशहरा उत्सव के दौरान हाथियों को मैसूर महल में लाया जाता है और उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया जाता है। ये एक शानदार दृश्य होता है जिसमें हाथी विशेष रूप से सजे होते हैं और उनके साथ सांस्कृतिक दल भी होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो पिछले महीने एलॉन मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोडक्शन कंपनी टेस्ला की एंट्री भारतीय बाजार में हुई। अब मुंबई के बाद दिल्ली में भी शोरूम खुल गया है। कोई प्लानिंग आप लोग की टेस्ला लेने की? टेस्ला देखने में बहुत सुंदर लगती है लेकिन खुद से अभी लेने में वक्त लगेगा। देखिए, जाहिर सी बात है, मुंबई में जब एक्सपीरियंशियल इसका शोरूम खुला था तो हमारे मन में तो यही आया था कि मुंबई क्यों, दिल्ली क्यों नहीं। क्योंकि भाई राजधानी भी है तो यहाँ भी होना चाहिए। तो ये बड़ी अच्छी खबर है। एरो सिटी में आप देख सकते हैं ये जो है शोरूम खुला है जो कि बेहद खूबसूरत है और मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस तो लेना ही चाहिए क्योंकि मुझे लगता है जो लोग ले सकते हैं दीपिका, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि दिल्ली वाले ना पीछे नहीं हटने वाले, दिल्ली वाले सबसे आगे रहते हैं। देखिएगा आप, देखना दिल्ली की सड़कों पे टेस्ला नजर आएगी। टेस्ला तो रोड्स पे उतरेगी लेकिन ट्रैफिक हटेगा क्या टेस्ला जो चल रहा है अच्छे से? भाई थोड़ा बहुत रास्ता तो टेस्ला के लिए छोड़ ही देंगे लोग। तो 11 अगस्त को टेस्ला ने दिल्ली में भी अपना शोरूम खोल दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में अब टेस्ला का आगमन हो चुका है। टेस्ला ने अपनी 2 मॉडल्स यहाँ पे निकाले हैं। सेम ऑफ कोर्स मॉडल वाई में 2 मॉडल वाई जो लॉन्च हुए हैं वो है रियर व्हील ड्राइव और एक लॉन्ग रेंज की रियर व्हील ड्राइव गाड़ी है। जो लॉन्ग रेंज की रियर व्हील ड्राइव है वो लगभग उसकी रेंज आपको 622 किलोमीटर की मिलेगी लेकिन वो 68 लाख रुपए की आपको पड़ेगी। हालांकि अगर आप रियर व्हील ड्राइव लेते हैं जो इधर खड़ी हुई है वो रियर व्हील ड्राइव आपको मिलेगी लगभग से लगभग 60 लाख रुपए के अंदर, लेकिन वो लगभग 400 से 450 किलोमीटर के बीच में चलेगी। यहाँ पर अभी एरो सिटी में काफ़ी शोर हो रखा है, यहाँ पर काफ़ी मीडिया वाले आ रखे हैं तो इसलिए आप काफ़ी चहक बहक देख रहे हैं। लेकिन अब से नॉर्मल कंज्यूमर के लिए भी ये शोरूम अब खुल चुका है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि कैसे टेस्ला अपनी वॉल्यूम्स और भारतीय बाज़ारों में बढ़ाएगा क्योंकि अभी इन लोगों ने दो जगह शोरूम खोला है। अभी आगे जाके बैंगलोर में चार्जिंग स्टेशन खोलने का प्लान है,
फिलहाल के लिए सबसे बड़ा जो फोकस है टेस्ला का वो है महाराष्ट्र मार्केट्स में और दिल्ली एनसीआर के मार्केट में। इनफैक्ट गुड़गांव में लगभग 32,000 स्क्वायर फीट की जगह टेस्ला को मिली हुई है और जहाँ पर उन्होंने क्या करना है, वहाँ पर उन्होंने एक्सपीरियंशियल सेंटर्स और सर्विस सेंटर बनाने हैं ताकि जो स्पेयर पार्ट्स हैं और जो इश्यूज़ आ रहे हैं टेक्निकल या फिर सॉफ्टवेयर इश्यूज़, उसको वो डील कर सके। हालांकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी मानी जाती है कि एरो सिटी में भी इनके पास लगभग 8,000 स्क्वायर फीट की जगह है जहाँ पर एक शोरूम खुला है और नीचे इनके पास 7 से लगभग चार्जिंग स्टेशंस की जगह है, जो कि काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। काफ़ी बड़ा किराया टेस्ला को देना पड़ेगा यहाँ के लैंड ओनर्स को, और गुड़गांव में भी काफ़ी बड़ा इनके पास जगह है। तो आने वाले समय में हम देखेंगे कि कैसे टेस्ला अपनी राह बनाता है। अभी वो सिर्फ वाटर टेस्ट कर रहा है कि किस तरीके से इंडियन मार्केट में कंज्यूमर में रिएक्ट करते हैं, क्योंकि अभी देखिए अभी लगभग 60 लाख रुपए और 68 लाख रुपए में आपको गाड़ी मिलेगी, जो कि लगभग डबल द प्राइस है एक नॉर्मल गाड़ी में, क्योंकि 60 से 70 लाख रुपए में आपको अच्छी से अच्छी गाड़ी मिल जाती है। तो फिलहाल के लिए टेस्ला का शोरूम ये है। आने वाले समय में देखना होगा किस तरीके से कंज्यूमर रिएक्ट करते हैं और गाड़ी की प्राइसिंग को लेके क्या रिएक्ट करते हैं। इंग्लैंड दौरे के बाद से आकाशदीप छाए हुए हैं। आकाशदीप ने इस दौरे पर 3 टेस्ट मैच खेले जिसमें उन्होंने 13 विकेटें चटकाई। आकाशदीप ने एजबेस्टन टेस्ट मैच में कुल 10 विकेटें लेकर भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका भी निभाई थी। सीरीज के बाद आकाशदीप छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं और लखनऊ में उनसे बात की है हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव ने। भारत ने भले ही इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज ड्रॉ की हो, लेकिन ये ड्रॉ जीत जैसा एहसास देता है और इस जीत के, इस ड्रॉ के कोई नायक हैं तो उनमें से एक नायक हैं भारतीय क्रिकेटर आकाशदीप, जो आज राजधानी लखनऊ में है, परिवार के साथ हैं, रक्षाबंधन मना रहे हैं। आकाशदीप, सबसे पहले तो मुझे बताइए, एक लंबी सीरीज होती है, 2 महीने का समय, 1 महीने का समय लग जाता है, फिर उसके बाद सब अच्छा परफॉर्मेंस करके एक सीरीज ड्रॉ जिसमें जीत जैसा एहसास हो करके घर आना होता है, तो यहाँ कैसी फीलिंग होती है यहाँ घर आने की और लोगों से मिलने की? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। देखिए, जब हम इतने टाइम तक बाहर रहते हैं, खासकर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में, तो काफ़ी टफ होता है एज ए फास्ट बॉलर, मेंटली, फिजिकली, एवरीथिंग। और उसके बाद जब सक्सेसफुल सीरीज ख़त्म करके आप घर पहुंच रहे हो तो एक एक्साइटमेंट रहता है। और ख़ासकर मैं अपनी बहन के पास आया, आप लोगों को पता होगा कि वो थोड़े कैंसर से गुजर रही है, तो मेरे लिए ये बेस्ट मोमेंट था कि इंडिविजुअल देखिए आप अच्छा करके आओगे, शायद वो उतनी अच्छी फीलिंग्स नहीं होती है जब टीम अच्छा नहीं करता है। तो मुझे अच्छा इस बात से लगा कि लास्ट में हम लोग जीते और सीरीज ड्रॉ हुआ, तो वो सेटिस्फेक्शन मुझे मिला कि हम जो करने आए थे यहाँ पे वो हुआ। कैंसर का जिक्र चेतेश्वर पुजारा से बातचीत जब हो रही थी तब भी किया था, उस टाइम पे वो स्ट्रेंथ किस तरह की थी कि आपके घर पे इतना टेंशन है, आपकी बात हो रही है, परिवार को लेकर चिंतित हैं, सामने देश की बात है? देखिए, ऑल अबाउट माइंड, आप अपने माइंड को किस तरह से ट्रेंड करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था ये मौका है मेरे लिए कि मैं यहाँ पे अच्छा करूँ और एक खुशी दे सकूँ अपनी बहन को, और वो मैसेज वो बोलने का मीडिया के सामने मेरा एक मैसेज था पूरी कंट्री को कि ये जो बीमारी होती है या फिर कोई भी बड़ी बीमारी होती है, उसमें इमोशनल और फिजिकल सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो न जाने इंडिया में और दुनिया में कितने सारे ऐसे पेशेंट हैं जो ऐसे बड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो सम टाइम उनके अपने जो होते हैं, फैमिली जो होती है, जिनसे वो उम्मीद करते हैं, उनसे दूरी बना लेते हैं। तो ये मैसेज इसलिए था कि शायद अगर मेरी बातों से ये मैसेज दुनिया में पहुंच रही है तो वो लोग इस चीज़ को समझेंगे और सब अपने वैसे करीबी दोस्त हो, फैमिली हो, जो भी जिनको भी वो जानते हों, उनको जो भी सपोर्ट कर सकते हैं इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, वो थोड़ा भी करेंगे। तो ये मेरी जो शब्द है वो शायद मेरी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो गया। आपने विराट कोहली के साथ भी खेला है, आपने देखा है उनके परफॉर्मेंस को, एज अ कैप्टन भी देखा है आपने चीज़ों को। शुभमन गिल आप कप्तान है, कितना टीम में बदलाव है और क्या विराट कोहली को मिस करती है टीम? देखिए, ये टीम है, ये मुझे ऐसा लगता है कि आज हम हैं, हम नहीं भी रहेंगे, हमारे बाद भी कोई आएंगे, लेकिन टीम का माहौल जो है वो सेम ही रहता होगा या रहता है, क्योंकि टीम जो है वो एक लोगों से नहीं होता है, उसमें 11 होते हैं और सब इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी अपने टाइम में जिस तरह से टीम को ऊपर लेके गए थे, आप लोगों को पता है हर चीज़ में कितना परिवर्तन हुआ था। आज गिल है, गिल का पहला सीरीज़ है, आपने देखा कि कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की। तो सब अपने अपने जगह पे अच्छा कर रहे हैं। से आपने महेंद्र सिंह धोनी से भी मिले हैं, आप कोहली से भी आईपीएल मिले हैं, कोई एक एडवाइस जो इन लेजेंड्स ने आपको कभी दी हो जो आप शेयर करना चाहें? विराट भाई हमेशा बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तुमको अगर किसी चीज़ में कन्फ्यूजन है तो तुम उसका प्रैक्टिस इतना कर लो, तुमको कभी डाउट आएगा ही नहीं। तो और धोनी भाई भी सेम चीज़ बोले हैं
कि प्रैक्टिस ही तुमको कॉन्फिडेंस दे सकता है, और क्रिकेट पूरा कॉन्फिडेंस का खेल है। तुमको अगर भरोसा है कि मैं ये कर सकता हूँ, तुम कुछ भी कर सकते हो, और भरोसा तभी होगा जब तुम उसके पीछे मेहनत किया हो। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश बात करने के लिए। आपने सुना आकाशदीप को साफ कह रहे हैं ये परफॉर्मेंस है, आगे भी टीम कर रही है, टीम बहुत मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, और धोनी और कोहली के परफॉर्मेंस से की बातों के बाद ये भी काफी इंस्पायर्ड। तो चाय पर चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। रखिए अपना ख्याल, कल फिर होगी आपसे मुलाकात शाम 5 बजे चाय पर।